हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड करस्पॉन्डेंस। प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है? जैसे आपको पढ़ रहे होंगे आप, ऑल बिजनेस एंटाइटीज विथ पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेट हाउसेस, ट्रस्ट, गवर्नमेंट बॉडीज एम्प्लॉइंग मोर देन 20%। क्वेश्चन बन गया आपके लिए यहाँ पे, एम्प्लॉइंग मोर देन 20%। ये जो है एम्प्लॉइंग मोर देन 20%, बराबर है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फिर चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, कोई भी हो, अगर उसमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो है अगर काम कर रहे हैं, बराबर, तो आर कवर्ड अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। क्वेश्चन बन गया इस लाइन के ऊपर। तो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंडर कवर होती है। इसमें क्या होता है? द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूट a total of 12% of their basic salary plus DA, बराबर। यहां पर होता है कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी और अपने डीए का 12% इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है हर महीने। आई रिपीट, एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 12% हर महीने इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है, बराबर है, टू द फंड एस्टेब्लिश अंडर द स्कीम प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है। द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, वो भी विद द एडिशन ऑफ द मैचिंग शेयर, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का रहेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट कर रहा तो एम्प्लॉयर भी कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा? 12%। और ये जो है, ये जो कहीं ना कहीं जमा किया जाता है इस फंड में टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एडिशन ऑफ द मैचिंग शेयर हैज टू डिपॉजिट इट बाय द मिडल ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और उसको अगले महीने के मिडल तक 15 तारीख के पहले पहले ये अमाउंट जमा करना। ये एम्प्लॉयर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से इतना डिडक्शन करे, और वो डिडक्शन प्लस खुद के तरफ से उतना कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय के नाम से रहने वाला जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करे, बराबर है। अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 days इज अलाउड। द मंथली रिटर्न्स आर फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब ये जो पैसा जमा किया जाता है इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। जैसे शायद अभी इंटरेस्ट रेट इज अराउंड अबाउट 8% पर एनम के आसपास है, कुछ तो भी इंटरेस्ट रेट। और ये सारा का सारा पैसा मिलता है उस एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। ये एक जनरल उसका फॉर्मेट है। The monthly returns are filed in prescribed form, and these forms give detail of subscribers or members, the individual deductions and the total amount being deposited। इसमें सारी की सारी चीजें कवर होती है। Failure to do so may invite penal action including arrest। अगर आप समय पर इसका भुगतान नहीं करते हो, समय पर ये पे नहीं करते हो, तो इसके बदले आपके ऊपर कोई पिनल एक्शन हो सकती है, यहाँ तक कि अरेस्ट भी हो सकती है, बराबर। आगे, a company failing to deposit the money may receive a show cause notice from the provident fund commissioner's office। और जो कंपनी इस तरह का कोई नोटिस सामने रख, जो कंपनी टाइम पर इसको पे करने में फेल होती है उसको एक नोटिस भी इशू किया जा सकता है। जैसे compliance letter mentions the code number allotted to the company। यहाँ पर उस कंपनी को एक अलग से कोड नंबर अलॉटेड होता है, जिस कोड नंबर के आधार पर ही आपस में कम्युनिकेट किया जाता है। Details of payment, names of subscriber and the amount to be credited into each account in the prescribed form say 12A। The covering letter with a delayed return may read as follow। जैसे एक लेटर दिया हुआ है यहाँ पे शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करते हुए, शो कॉज नोटिस में पूछा गया था कि भाई आपने क्यों नहीं किया अभी तक के, तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुना था। बोलता प्लीज रेफर टू योर नोटिस डेटेड सो एंड सो रिगार्डिंग द डिले इन फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ November 10। वी सिंसियरली रिग्रेट द डिले एंड इन्फॉर्म यू दैट द कंट्रीब्यूशन हैज सिंस बीन डिपॉजिटेड। कि जब हम आपको लेटर डिले हो गया, लेकिन जब हम आपको लेटर लिख रहे हैं तब तक ये कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जमा किया जा चुका है। वी इनक्लोज फॉर्म नंबर 6 अलॉन्ग विथ रिवाइज्ड फॉर्म नंबर 3 in respect of 128 members, kindly acknowledge the receipt and send the statement of accounts for our members at the earliest। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंपनी में जब एम्प्लॉय, जहां काम करने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 से ऊपर हो जाते हैं, तुमको इस तरीके से प्रोविडेंट फंड ऑफिस के साथ भी करस्पॉन्डेंस करना होगा। अगला टर्म, अगली टर्म है सेल्स टैक्स या
सी फॉर्म्स एंड एक्साइज। अगला, companies engaged in sale of goods unless exempted are also liable to pay sales tax. The rate of tax vary. The tax payable on the sale within a state may be 10%. The Central Sales Tax Act 1956 covers interstate sales and provides for a uniform charge of 4%. अब आज तो खैर इन सबको जीएसटी ने रिप्लेस कर लिया हुआ है, बट कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सेल्स टैक्स भी जो पेएबल होता है, और इसीलिए सेल्स टैक्स ऑफिस के साथ भी करस्पॉन्डेंस करना जरूरी होता है। अब आजकल इस सेल्स टैक्स की जगह जीएसटी ने ले ली है। Companies are expected to obtain separate sales tax registration number, the जैसे आज जीएसटी नंबर है। The sale to registered buyers in other state may be made against a production of form C wherein the buyer accepts liability to pay the sales tax and furnishes the form। खैर हमारे लिए उतना जरूरी नहीं। बोलने का मतलब है कि इस तरीके से जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसके साथ भी आपको कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसमें इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट टैक्स, बाद में अब जैसे जीएसटी की बात अगर आप करेंगे तो जिसमें आधा हिस्सा स्टेट का होता है, आधा हिस्सा सेंट्रल का होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इन सारी की सारी चीज़ों के जरिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो उसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। बराबर, लेटर्स आपकी शीट में है, उसको आप पढ़ लेंगे। अगली टर्म जो है आपकी वो है एक्साइज। डेफिनेशन ही मैटर करती है हमारे लिए सिर्फ। Excise is chargeable from companies engaged in production of goods and services at tariff. Excise is chargeable from companies. Excise उन कंपनीज से वसूल किया जाता है कि जो प्रोडक्शन के काम में एंगेज्ड है। प्रोडक्शन के एक्साइज जनरली जो है ऐसी टर्म है कि ये इट इज ऑलवेज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। कौन पे करता है इसको? मैन्युफैक्चरर। जब तक मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी पे करता नहीं है तब तक वो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने फैक्ट्री से बाहर नहीं लेके जा सकता। द गवर्नमेंट हैज प्रोग्रेसिवली मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म बेसिक एक्साइज रेट ऑफ 16%, but exceptions and surcharges still affect the actual rates. This rate is determined when the goods manufactured by a company are classified under standard heading. अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग तरह के एक्साइज जो है वो चार्ज किए जाते हैं। कई गुड्स ऐसे होते हैं कि जिनको एग्जेम्पशन भी होता है, तो कई के ऊपर जो रेट है एक्साइज रेट उससे ऊपर सरचार्ज वगैरह भी लगता है। Excisable goods can be taken out or removed only when an invoice certifying the payment of tax has been issued. जो गुड्स एक्साइज के अंडर कवर होते हैं उनके ऊपर जब तक ये एक्साइज ड्यूटी पे की जाती नहीं है और उस तरह का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया जाता तब तक आप इनको फैक्ट्री से बाहर नहीं निकाल सकते हो। समझ में आई बात? Periodic returns are filed with the excise office under whose jurisdiction the factory or place of manufacturer falls. और इसलिए जो फैक्ट्रीज है या जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना जो भी जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ का जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर एक्साइज ऑफिस में इस तरह की ड्यूटी भर के जो भी ज़रूरी फॉर्म्स वगैरह होते हैं, ज़रूरी सैंक्शंस होते हैं वो लेते हैं और फिर उसके बाद ही वो गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्ट्री से बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? कुछ नहीं, ध्यान में रखने वाली बात, एक्साइज पे किया जाएगा, कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर। अगला है correspondence with postal department has been considerably reduced with the increasing reliance on email and private courier services. जब ये नहीं थी तब कम्युनिकेशन का जो जरिया था वो पोस्टल डिपार्टमेंट ही था, लेकिन जब से प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आई है तब से, और अब जब से ईमेल और ये बाकी सारी की सारी जो चीज़ें इनका प्रचलन और ज़्यादा बढ़ गया तब से, हालांकि पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ रहने वाला कंपनीज का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बहुत ज़्यादा वीक हो गया, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहा नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं रही है। हाउएवर टिल टेक्नोलॉजी अटेन्स ग्रेटर परटेंशन फैसिलिटीज लाइक पोस्ट बॉक्स नंबर में कंटिन्यू टू बी यूज्ड। एक फैसिलिटी होती है पोस्ट बॉक्स नंबर की, पोस्ट बॉक्स नंबर, जिसमें पोस्ट ऑफिस जो है कहीं ना कहीं आपको एक बॉक्स अलॉट करता है और आपके लिए आने वाले सारे के सारे लेटर्स उस बॉक्स में प्लेस इन कर दिए जाते हैं। बराबर, तो इस तरह की फैसिलिटी के लिए आप पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कई बार अगर आपका कंपनी का पोस्टल एड्रेस वगैरह चेंज होता है तो वो इन्फॉर्म करने के लिए भी पोस्ट ऑफिस के साथ कहीं ना कहीं जो इस तरह के कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगला,
correspondence with IT and corporates. IT and corporates. The advent of information technology is sweeping the corporate world. The bulky telex machines have lost their place to sleek office machine combines functions like fax, PBX, scanner, copier, answering machine, etc. Modern corporate houses appreciate the importance of uninterrupted communication. आज ऑफिसेस में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन शुड बी अनइंटरप्टेड. बीच में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए 24/7. द गुड ओल्ड टेलीफोन लाइन्स स्टिल रिमेन इंडिस्पेंसिबल. हालांकि नहीं के बराबर हो गई है, बट फिर भी आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो ओल्ड लैंडलाइन कनेक्शन वो दिखाई देते हैं. Companies have several options to pay their bills to avoid disconnection. In the event of disconnection, an application has to be made. अब जनरली कोई भी फिर इस तरह की टेलीफोन लाइन या इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कराने के लिए आपको जो है उस तरह की अथॉरिटी जो होंगी या उस तरह का डिपार्टमेंट जो होगा उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है. अगला, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम, जिसको ECS बोलते हैं. टू अवॉइड सच सिचुएशन, सब्सक्राइबर हैव सेवरल ऑप्शंस. अपार्ट फ्रॉम कैश और चेक, they may pay through credit cards or get their bills adjusted against interest yielding voluntary deposit under electronic clearance schemes, under which the bills are automatically detailed from the company's bank account. इसी एक पे करने के कई सारे तरीके होते हैं. आप कैश में पे कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पे कर सकते हैं. आज पेमेंट करने के आपको और भी कई सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल है. इसके अलावा पेमेंट का एक और मोड होता है पेमेंट थ्रू चेक्स, पेमेंट थ्रू चेक, जहां पर आपको बाकायदा एक जो चेक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो देना पड़ता है और उसी के बाद पेमेंट होता है. बट आजकल मॉडर्न टाइम्स में ऐसा हो गया कि इवन आपको चेक देने की भी जरूरत नहीं पड़ती. अब जैसे आप लोग हाउसिंग लोन लेते हैं या व्हीकल लोन लेते हैं, तो व्हीकल लोन या हाउसिंग लोन की जो इंस्टॉलमेंट होती है, एक समय ऐसा था कि जब उसके हर इंस्टॉलमेंट के लिए एक चेक देना पड़ता था, बट आजकल चेक की जरूरत नहीं रही है. आजकल डायरेक्ट आप जो है आपके अकाउंट से पैसा डायरेक्ट कट जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम. इसमें आप आपकी बैंक को एक बार बोल देते कि आप इस तरह की कंपनी को हर महीने इतना इतना पैसा डायरेक्टली डिडक्ट करने की परमिशन दो, और उस परमिशन से वो जो कंपनी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से उतना पैसा हर महीने डिडक्ट करते चली जाती है. ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इसके लिए बाकायदा चेक देने की जरूरत होती नहीं है. द एप्लीकेशन टू अवेल द सेड सर्विस इज गिवन बिलो. अब इसके लिए आपको अपने बैंक में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, अलॉन्ग विद द डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ जो भी जिसको भी आप ECS की फैसिलिटी दे रहे हो उसके लिए. खैर आजकल वो ये जो लोन देने वाली कंपनियां होती है, जब आपको लोन देती है तभी आपसे इस तरह का एक फॉर्म साइन करवा के लेती है, और आपका ड्यूली साइंड ये फॉर्म आपके बैंक में सबमिट किया जाता है, जिससे बैंक आपको फिर वो जो आपके अकाउंट से जो ECS की फैसिलिटी है उसको फैसिलिटेट करता है. बराबर इस तरह की. आगे जैसे ISDN कनेक्शन. Correspondence is more about securing integrated system digital network, ISDN. आपको यहाँ पर जो important term है उसे भी इसका long form है ISDN, integrated system digital network line with very small aperture terminal, VSAT, very small very small aperture terminals. बराबर है ये दो. While ISDN is used for, ISDN का के लिए यूज होता है, ISDN is used for transmitting voice, data and video enabled video. बराबर है. ये ISDN का यूज काहे के लिए होता है? वॉइस ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए. जबकि ये जो VSAT है, VSAT क्या करता है? कनेक्ट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्राइवेट डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क. जबकि VSAT क्या करता है? उसी ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग ब्रांचेस है उनको एक साथ कनेक्ट करता है. इन एडिशन, मोस्ट कंपनीज होस्ट वेबसाइट्स वेयर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ माउस. इसके अलावा कई सारी कंपनीज की अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं. तो ऐसे ISDN और VSAT कनेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन इस कंसर्निंग ऑफिस को देना पड़ता है. ISDN का मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, और VSAT का मतलब वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल. ISDN का इस्तेमाल होगा वॉइस, डेटा और वीडियोस ट्रांसमिट करने के लिए, जबकि VSAT क्या करेगा? आपकी सारी की सारी ब्रांचेस को एक साथ लाकर एक टर्मिनल पे जोड़ने का काम करेगा. चलो आगे. अब आगे
इस तरह के आपको लेटर्स दिए हुए हैं। तो सिंपली स्पीकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपको अलग अलग समय पर अलग अलग कम्युनिकेट करना पड़ता है। बैंकों के साथ कम्युनिकेट करना है, इंश्योरेंस ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करना है, देन प्रोविडेंट फंड के साथ कम्युनिकेट करना है, पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स और परचेस में अलग अलग कंपनीज और अलग अलग क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। हर एक कम्युनिकेशन के अंदर एक खास तरह का लेटर आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है, बराबर। और उस खास तरह के लेटर के कंटेंट क्या होंगे ये यहाँ तक आपने पढ़े। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जो आपके पढ़ने के लिए है, वो आप पढ़ के रहे। यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद बारी आएगी आगे इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इंटर एंड इंट्रा, इंटर बोले तो बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के दो अलग अलग डिपार्टमेंट में होने वाला कम्युनिकेशन बोले तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, और इंट्रा मतलब विद इन अ डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला कम्युनिकेशन, ये किस तरह का होता है ये हमको देखना है और हमें देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, बराबर।